प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 31वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है कोई हमेशा है आसपास। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज तो एक ही है, हाँ, तो डॉक्टर स्नेहा और जेंटलमैन, आप सभी जानते हैं कि आज हम खुफिया विभाग के सबसे गंभीर समय से गुजर रहे हैं और मैं यानी इस विभाग का निदेशक आप सभी से गुजारिश करूंगा कि सभी शांति बनाए रखें। डॉक्टर स्नेहा, जैसे कि आप सभी इस मामले से पूरी तरह वाकिफ हैं, हम अभी उन 2 लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप चला रहे हैं और हमारी समस्या का समाधान AI आधारित टेक्नोलॉजी के द्वारा ढूंढने में मदद करेंगे। वो अविरल और आशा जिन्होंने स्टार्टअप कंपनी एयर स्पाइस शुरू की है, वो तो पहले भी कई समाधान लेकर आ चुके हैं जिससे हमें मदद भी मिली थी। हाँ राघवन, अविरल और आशा, वैसे मुझे तो अविरल का नाम नंदू ही पसंद है। हाँ, तो जेंटलमैन, नंदू और आशा सीधे कॉलेज से आ रहे हैं और उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। यहाँ आने पर हम उन्हें ब्रीफ करेंगे, राइट? डॉक्टर स्नेहा, ये नंदू तो आपका बेटा है ना? हाँ राघवन, नंदू हमारी उप निदेशक डॉक्टर स्नेहा का ही होशियार बेटा है, जिसने अपनी काबिलियत के बल पर इस उम्र में ये कंपनी खोली है और इस कंपनी के कई समाधान हमारी सरकार भी उपयोग कर रही है। हाँ, और उसे इनोवेशन के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार भी तो मिला है। जी, पिछले साल ही मिला था। अरे वाह डॉक्टर स्नेहा, पिछले साल आपको भी देश की सुरक्षा और अनेक मामलों को सुलझाने के लिए भी राष्ट्रीय मेडल मिला था। जी हाँ मिस्टर राघवन। मिस्टर अविरल और आशा आ गए हैं। ठीक है, भेजो उन्हें। आओ अविरल जी। नंदू, आशा, भाई बैठो। ये जो प्रोजेक्टर पर तुम इन 2 लोगों की तस्वीर देख रहे हो ना, इन्हें तुम जानते नहीं हो। आज से करीब 20 साल पहले ये दोनों देशद्रोही राजन और रजत कुमार भारत की खुफिया सूचनाएं दुश्मनों को देते हुए पकड़े गए थे। दोनों तब तो युवा थे और दोनों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया था और इनकी वजह से हमारे कई साथी शहीद हो गए थे। तो ये दोनों अभी आपकी कैद में हैं? नहीं आशा, ये दोनों करीब 17 साल पहले कोर्ट में पेशी के दौरान हुए एक धमाके में मारे गए थे। तो जब ये मारे ही गए थे तो अब क्यों इन गद्दारों को याद किया जा रहा है? नंदू, असल में उस समय कोर्ट में धमाका इतना जबरदस्त हुआ था कि करीब उसमें 16 लोग मारे गए थे और कुछ की ठीक से पहचान भी नहीं हो पाई थी। तो क्या ये जिंदा हैं? आशा, और अगर ये जीवित भी है तो हमें इनसे क्या खतरा हो सकता है? उस समय आपने इनका नेटवर्क तो खत्म कर दिया होगा ना? नंदू, आशा, ये दोनों खुफिया विभाग के बड़े अधिकारी थे और दोनों के पास ऐसी कई जानकारियां थी जिससे दुश्मन देश को काफी लाभ मिल सकता है। जैसे हमारे देश की न्यूक्लियर कमांड को स्थापित करने में इन दोनों की बड़ी भूमिका थी। हैं? न्यूक्लियर कमांड? देश के खुफिया विभाग में ही गद्दार? तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? हाँ आशा, ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन इसमें एक शक है कि ये दोनों दुश्मन के साथ आज भी मिले हुए हैं और भारत पर बड़ा हमला करने के साथ हमारे न्यूक्लियर मिसाइलों को नष्ट करने की बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, हमारे बीच में ही रहकर। तो फिर इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं? देखो, इन राजन और रजत दोनों का नेटवर्क हम जानते हैं और ये तुम भी समझते हो कि पूरा नेटवर्क ना तो ध्वस्त किया जाता है और ना ही सभी को पकड़ा जाता है, लेकिन नजर पूरी रखी जाती है जिससे इनके नेटवर्क में और कौन कौन है ये पता चलता रहे। हाँ,
ये तो मैं जानता हूं, पर अब ऐसा क्या हो गया कि आपको ये लगने लगा कि ये दोनों काम कर रहे हैं? और कोई भी तो हो सकता है। तुम दोनों ने हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया था जो एआई पर आधारित था और लोगों के बोलने के तरीके, आवाज़ में उतार चढ़ाव, दुख में कैसी आवाज़, खुशी में कैसी आवाज़, गुस्से में बोलने का तरीका आदि अनेक पैमानों की गणना करके तुरंत व्यक्ति को पहचान लेता है। भले ही वो व्यक्ति कितनी ही आवाज़ बदल कर बात करे, फिर भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर उसकी लगभग सटीक पहचान कर लेता है ना? बिल्कुल। जी, वो हमारा एयर वॉइस सॉफ्टवेयर था। इसके लिए तो हमें सरकार ने पुरस्कार भी दिया था। हाँ, वही पिछले 3 महीने से हमें तुम्हारा एयर वॉइस सॉफ्टवेयर रजत की आवाज़ के कुछ संदेश भेज रहा है। हालांकि हमें वो आवाज़ कुछ अलग अलग लग रही थी, पर तुम्हारा एयर वॉइस सॉफ्टवेयर उसे रजत की ही आवाज़ बता रहा है और रजत उन संदेशों में हमारे न्यूक्लियर मिसाइलों की लोकेशन दुश्मनों को भेज रहा है। अच्छा, हाँ नंदू, हमें 3 संदेश मिले हैं जो रजत की आवाज में हैं और ये मैसेज बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मिसाइलों की लोकेशन की जानकारी सिर्फ 2 ही लोगों को थी और दोनों को तुम जानते हो, मैं और डॉक्टर स्नेहा। ओह, पर ये कैसे हो सकता है? आप दोनों के पास से ये जानकारी कैसे जा सकती है? पर ऐसा हुआ है नंदू आशा, मैं और सुनील सर जिन मिसाइलों की लोकेशन जानते हैं वो राजन और रजत के प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, लेकिन तब इन्हें वहां रखा नहीं गया था, बल्कि भविष्य में क्या होना है इसकी प्लानिंग की गई थी, क्योंकि तब ये मिसाइल ही हमारे पास नहीं थी। और अगर मान लो रजत सच में जीवित है और उसने तुक्का मारा है, तो भी 2 मिसाइलों की लोकेशन उसने बिल्कुल ठीक बताई है। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर स्नेहा ने। पर नंदू, सबसे खतरनाक बात यह है कि कल हमारे विभाग में सिर्फ 4 अधिकारियों और मंत्री जी के बीच एक खुफिया बैठक हुई थी, जिसमें कुछ और मिसाइलों की लोकेशन और अन्य महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई थी। और आज तुम्हारे एयर वॉइस सॉफ्टवेयर ने फिर एक मैसेज इंटरसेप्ट किया है, जिसमें ये सारी जानकारियां दुश्मनों तक पहुंचाई जा रही थी। ओह, एक और मैसेज। एग्जैक्टली। हाँ आशा, लेकिन इस बार एयर वॉइस सॉफ्टवेयर ने आवाज़ रजत की नहीं बल्कि राजन की बताई हैं? एग्जैक्टली। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कमरे में ना हो और उसे सारी जानकारी पता चल जाए? इस कार्यालय में खुफिया माइक्रोफोन, कैमरे आदि लगाना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि रोज दिन में 4 बार हर कमरे, हर कोने की जांच होती है और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी लगे हैं जो इस सब बातों पर नजर रखते हैं। तो फिर क्या इस कमरे में जो लोग बैठे हैं उनमें से ही कोई? तुम शायद यही सोच रहे हो ना कि हो सकता है वो गद्दार हम में से ही कोई हो। और हाँ, मैं भी यही मानता हूं। इसीलिए हमने अपने सभी अधिकारियों की जांच के अलावा वो लोग जिनसे संबंधित सूचनाएं लीक हो सकती हैं, उन सभी को जांच की पूरी प्रक्रिया होने तक प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है। और वो सभी मेरे सहित तुम्हारे सामने मौजूद हैं। हाँ, हम 7 में से ही कोई वो गद्दार हो सकता है, और जब तक ये पता ना चल जाए हम में से कोई यहां से बाहर नहीं जा सकता। और हमारी आवाज के सैंपल भी ले लिए गए हैं, लेकिन अभी तक एयर वॉइस सॉफ्टवेयर ने उसे रजत या राजन की आवाज नहीं बताया है। हैं? पर आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एयर वॉइस सॉफ्टवेयर ने वो आवाज पहचानी है तो आवाज उन्हीं की ही होगी। हाँ आशा, ये हो सकता है। क्या पता कि एक व्यक्ति की 3 आवाजें हों? क्या मतलब? जी कुछ नहीं, अभी तो सोच ही रहे हैं। तो आप बताइए, हमसे क्या चाहते हैं? नंदू, हमें रजत और राजन या फिर जो भी गद्दार है उन्हें ढूंढने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। और हाँ, जब तक नंदू और आशा भी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। अरे ऐसा क्यों? कोई बात नहीं आशा, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये देश के लिए है। सुनील सर, इसके लिए कुछ उपकरण और अपने एक और साथी ओम की जरूरत है। नो प्रॉब्लम नंदू, मैं तुम्हारे साथी ओम और उपकरणों को लाने का इंतजाम करवा देता हूं। आ जाओ ओम। सर, ये ओम है। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं। अच्छा, अपने फंस रहे थे तो मुझे भी फंसा दिया। मैं घर जा रहा हूँ। अरे नहीं यार,
ओम, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, पर इसमें तेरी जरूरत है। मैं चाहता हूं तूने जो नेत्र सॉफ्टवेयर विकसित किया है उसी की आज जांच कर लेते हैं। नेत्र सॉफ्टवेयर, ओ समझा। सुनिए सर, हमें एक अलग से कमरा चाहिए होगा और उसमें ये उपकरण लगाने होंगे, और ये 5 कैमरे इसी हॉल में एक कुर्सी के सामने लगाने होंगे, जिनका कनेक्शन हमारे रूम से होगा। ठीक है नंदू, सब इंतजाम हो जाएगा। ये जुड़ा हुआ कमरा है, ये तुम लोगों के लिए ठीक रहेगा, राइट? ओम, ये नेत्र सॉफ्टवेयर क्या है? आंटी, ओम ने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया है जो असल में गणितीय निर्देश होते हैं जिनके अनुसार सॉफ्टवेयर कार्य करता है। आंटी, एक्चुअली एआई में ऐसे ही एल्गोरिदम होते हैं जिनके अनुसार मशीन कार्य करती है या सॉफ्टवेयर कार्य करता है। तो कुछ एआई आधारित सॉफ्टवेयर है? हाँ मिस्टर राघवन, नंदू की हमेशा से एआई में बहुत रुचि थी। आज इस टेक्नोलॉजी से ऐसी मशीनों का निर्माण हो रहा है जो अपने कार्य खुद करती हैं, जैसे बिना ड्राइवर से चलने वाली कारें या सर्जरी करते रोबोट। ठीक कहा स्नेहा, आजकल तो हर क्षेत्र में एआई का जोर है। चाहे किसी कंपनी के लिए कर्मचारियों का चयन करना हो या नए बाजार की तलाश करनी हो, सब एआई पर ही आधारित होता जा रहा है। यार, काफी बुरे फंस गए। ये लोग तो स्नेहा आंटी पर भी शक कर रहे हैं। हाँ आशा, और वो तो ये करेंगे ही। निदेशक साहब ने खुद को भी नहीं बख्शा। और ये देखो, ये दोनों राजन और रजत के फोटो दिए हैं, वो भी करीब 20 साल पुराने। एक मिनट, जरा मॉनिटर ऑन करता हूं। हाँ भाई, हाँ ओम, देश का सवाल जो है। नंदू, मैंने सभी कर्मचारियों का डाटा अपने सिस्टम में डाल लिया है और सभी की फाइल अब हमारा एआई आधारित सॉफ्टवेयर पढ़ रहा है और उन फाइलों को अलग करता जा रहा है जिनमें कुछ अनोखी बात हो, जैसे किसी के वजन में अचानक से कमी या वृद्धि, किसी के चलने के तरीके में बदलाव, या कोई बिना बताए लंबे समय तक गायब रहा हो। ठीक, गुड। ओम, तुम हॉल में जाकर वो 5 कैमरे फिट कर दो। ठीक है नंदू, बस अभी करके आया। रुको ओम, मैं कैमरे के सामने कुर्सी लगा देती हूँ, तू फोकस कर लेना। चल। ठीक है। हेलो, हेलो जी। सबसे पहले डॉक्टर स्नेहा, आप जाकर कुर्सी पर बैठ जाइए। डॉक्टर स्नेहा जी, क्या मिसाइलों की लोकेशन आपने किसी के साथ शेयर की थी? नहीं। ठीक है, आप जा सकती हैं डॉक्टर स्नेहा। ये 18-19 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं? और डॉक्टर स्नेहा से सिर्फ एक ही सवाल पूछा। शायद उन्हें जानते हैं, इसलिए अब ऐसे ये क्या खाक केस हल करेंगे? मिस्टर राघवन, आप यहाँ हेडक्वार्टर में आने से पहले कहाँ थे? केरल में। मैं वहाँ क्षेत्रीय खुफिया ऑफिस में था। आप हेडक्वार्टर में कब आए? करीब 12 साल पहले। आशा, कैमरे का फोकस और ठीक करो। नंदू, स्क्रीन देखो। ठीक है। राघवन जी, आपकी पत्नी कहाँ है और बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटियां थीं। केरल में वोट राइट के दौरान में एक हादसे में मेरी पत्नी और दोनों बच्चियों की मृत्यु हो गई थी। आशा, नंदू, ये डाटा देखो। जी सर। ये तो लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं? ये सब मेरी फाइल में आपको मिल जाएगा। सुनील सर, ये आप भी डॉक्टर स्नेहा के कहने पर इन बच्चों का भरोसा कर रहे हैं? कुछ नहीं पता कर पाएंगे। हमें रियल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हम समय बर्बाद कर रहे हैं। राघवन जी, आप शांति से हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आपके बीवी और बच्चों की मृत्यु कब हुई थी? करीब 15 साल पहले। आपने राघवन जी को क्यों मारा? अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। अरे पकड़ो इसे। हाँ, बिठाओ बिठाओ इसे कुर्सी पर। ओम, पूछो अपने सवाल। ये देखिए राघवन जी, ये आप ही हैं। आप वो नहीं है जो दिख रहे हैं। आपकी पहचान यही है ना? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैंने ही राघवन को मारा था। अगर तुम राघवन नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? ये राजन है। हाँ, नंदू क्या कह रहे हो? ये राजन है तो राघवन कहाँ है? सुनील सर, वैसे ये काम इतनी जल्दी का तो नहीं था, पर हमने कुछ एआई आधारित सॉफ्टवेयर तैयार कर रखे थे, इसलिए सब इतनी आसानी से हो पाया। एआई ने इनका झूठ पकड़ा
और फिर प्लास्टिक सर्जरी द्वारा बदले गए चेहरे के नीचे का असली चेहरा दिखाया। क्या प्लास्टिक सर्जरी? फिर कैसे पता चला नंदू? असल में सर, राजन ने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा राघवन के चेहरे जैसा बदलाव करवाए हैं। ओह नो। या कहीं राघवन के चेहरे को प्रत्यारोपित करवाया है, और जो थोड़ी बहुत कमी थी उसे इसने एक्सीडेंट के दौरान चोट बताकर गुमराह किया था। हाँ तो राजन, अब तुम बताओ क्या हुआ था। वैसे तुम जानते हो कि सच तो हम उगलवा ही लेंगे, इसलिए खुद ही बता दो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बताता हूँ सर, वो ब्लास्ट भारत के विदेशी दुश्मनों द्वारा कराया गया था, जिसमें रजत मारा गया था। लेकिन बेहद सावधानी से उन लोगों ने मुझे यानी राजन को बचा लिया और मुझे फिर से खुफिया विभाग भेजने में सफल प्लान बनाया था। क्या प्लान बनाया गया था? डॉक्टर स्नेहा, प्लान के तहत केरल में विभाग के एक अन्य खुफिया अधिकारी यानी राघवन का अपहरण किया गया और उसकी हत्या करके कुछ उसके चेहरे को उभारे, जैसे नाक, गाल आदि को मेरे चेहरे से प्रत्यारोपित किया गया। उस समय राघवन अपने परिवार के साथ टर्की की यात्रा कर रहा था। फिर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद मुझे वापस केरल भेजा गया, लेकिन जहां एक झूठे बोट एक्सीडेंट में राघवन के परिवार की मृत्यु की खबर फैलाई गई। कुछ समय बाद विभाग ने राघवन यानी मुझे हेडक्वार्टर बुला लिया और मैंने योजनाओं के अनुसार खुफिया जानकारियां दुश्मनों को देनी शुरू कर दी। देश को बेचने के लिए कितने पैसे मिले तुम्हें राजन? बोलो। दीपक, इसे अपने चार्ज में ले लो और पूछताछ करो। मैं अभी आता हूं, आप यहीं रुकिए डॉक्टर स्नेहा। हाँ जी। वाह स्नेहा, तुमने ठीक कहा था, इन लड़कों के पास ये क्षमता है, ये कर लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। पर नंदू, आशा और ओम, ये तुम लोगों ने किया कैसे भाई, ये तो बताओ। असल में सुनील सर, हमने एक एआई सिस्टम तैयार किया है जो झूठ बोलने पर व्यक्ति के हाव भाव, शरीर के तापमान, दिल की धड़कन में बदलाव आदि अनेक गणनाओं को करके कौन झूठ बोल रहा है ये बता देता है। जैसे ज्यादातर आदमी अगर झूठ बोलते हैं तो उनकी नाक के सबसे आगे वाले हिस्से अनेक तंत्रिकाओं में उत्तेजना के कारण खुजली होने लगती है, और राजन की नाक पर हुई खुजली ने हमें अलर्ट कर दिया। ओह, पर ये राजन है, ये तुम्हें कैसे पता लगा? और वो रजत और राजन की आवाजें? आंटी, एक बात है कि व्यक्ति के चेहरे के फीचर में कुछ हिस्से हैं जो कभी नहीं बदलते, जैसे नाक और आंखों के बीच का अनुपात, और ऐसे ही आंखों की पेशियां जैसे आइरिस के पैटर्न भी नहीं बदलते। अब भले ही 20 साल पुराना फोटो हो या बचपन का, एआई सभी की सही गणना करके व्यक्ति के असली चेहरे को पकड़ ही लेती है, चाहे प्लास्टिक सर्जरी ही करा ली हो। और आंटी, जहां तक राजन की आवाज की बात है, इसने वोकल कॉर्ड की सर्जरी करवाकर अपनी आवाज बदलवा ली थी, और आप लोगों को राजन और रजत की जो आवाज सुनाई दी थी वो एआई आधारित कई सॉफ्टवेयर की मदद से कॉल करके आसानी से किया जा सकता है। और इन्होंने आप लोगों को गुमराह करने के लिए रजत और राजन की आवाजों में मैसेजेस दिए। बाकी आप तो अब सब पता कर ही लोगे। भाई वो तो है। एक बात और सुनील सर, आजकल चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर में एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन एआई को दक्ष बनाने के लिए डाटा की जरूरत होती है, और जो हम ही लोग कंपनियों को देते हैं। क्या हम देते हैं डाटा? वो कैसे? अरे सुनील सर, जब कोई सोशल मीडिया की कंपनियां आप सबसे कहती है कि अपना आज वाला और 10 साल पुराना फोटो डालो, तो लोग खुशी खुशी लाइक के चक्कर में खूब फोटो डालते हैं। 10 क्या 20 साल पुरानी फोटो। बस इसी डाटा से कंपनी अपने सॉफ्टवेयर चेक कर लेती है और उसमें जरूरत अनुसार सुधार कर लेती हैं। ओह, तो हम सब मिलकर इन कंपनियों की मदद कर रहे हैं। वाह भाई वाह। तुम्हारा ये नेत्र सॉफ्टवेयर मैं हर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बाजारों आदि में लगाने की सिफारिश करूंगा। जरूरी है कोई आसपास ही हो। ओके, अभी तुम लोग घर चलो, आराम करो, मैं 1-2 दिन में तुम्हें बुलाऊंगा। डॉक्टर स्नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप भी आराम करो, मैं जरा ये राजन से मुलाकात कर लूं। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। शाबाश बच्चों। शाबाश बच्चों। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, और पीछे बैठ के ना थोड़ा आराम कर लेना, थक गए होगे। आंटी, मैंने घर पर मना कर दिया है
आज हम नंदू के साथ ही रुकेंगे और आप ना बढ़िया सा खाना खिला देना। अरे वाह, ठीक है, चलो अपना सारा सामान ले लो, मैं गाड़ी निकालती हूँ। हेलो, हाँ मनीषा साहब आ गए? अच्छा, 2 और लोगों के लिए खाना बना देना। वो खीर जरूर बना देना। हाँ, जरा साहब को फोन देना। हाँ बस ठीक रहा। बहुत अच्छा। अरे तीनों कमाल के हैं, क्या बताऊं। रुको अभी बात कराती हूँ। ओहो, तीनों एक दूसरे के कंधे पर सर टिकाकर सो रहे हैं गहरी नींद में। घर आएंगे तो बात कर लेना ना। अरे पता है क्या हुआ, आज इन्होंने देश को फिर एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। अब जमाना इन्हीं का है, या फिर यूं कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चलो मैं रखती हूँ, बाद में आके बात करती हूँ। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 31वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था कोई हमेशा है आसपास। आलेख डॉक्टर अनुराग शर्मा, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्माण एवं प्रस्तुति पंकजपति पाठक, प्रस्तुति सहयोग सैयद मुनीस हैदर रिजवी, और भाग लेने वाले कलाकार थे नीता, मनोज शर्मा, प्रवीण कुमार भारती, आस्था गुप्ता, राजीव शर्मा और शाहनवाज। दोस्तों अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आशु और बिंदु द्वारा एआई आधारित सॉफ्टवेयर की क्या विशेषताएं थी? प्रश्न दोबारा सुन ले। आशु और बिंदु द्वारा एआई आधारित सॉफ्टवेयर की क्या विशेषताएं थी? हमारा दूसरा प्रश्न है, आशु और बिंदु ने किस प्रकार राजन को एआई आधारित सॉफ्टवेयर से पकड़ा? प्रश्न दोबारा सुन ले। आशु और बिंदु ने किस प्रकार राजन को एआई आधारित सॉफ्टवेयर से पकड़ा? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62, पिन कोड 201309। पता एक बार फिर सुन ले। विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। ईमेल पुनः सुन ले, radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार।